नो CGI, ओनली VFX। बट कैसे? कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे हैं भाई दिमाग को खोल के रख दे। मैं खुद सोच में पड़ गया कि कैसे कर सकते हैं नोलन सर ये। जो भी हो भाई, देखने में जो चीज मिला है ये एक्सपीरियंस अल्टीमेट था, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट के साथ। इसको लेकर आगे बात करेंगे, बट उससे पहले बता दूं कि ये ओपेनहाइमर मूवी है क्या। सिंपल शब्दों में ये एक बायोपिक है जो आधारित है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लाइफ के एक टाइम पीरियड के ऊपर। अब इस टाइम पे उनका सक्सेस, उनका फेलियर, अपने देश के साथ मतविरोध, उनका पर्सनल लाइफ, इन सभी चीजों को क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत डिटेल के साथ दिखाया है, जो बेस है अमेरिकन प्रोमेथेउस नाम के किताब के ऊपर। अब मूवी तुमको कौन से तरीकों से हिला के रख देगा, ये सब जानने से पहले इसके प्लॉट के बारे में जान लो तो तुमको समझने में आसानी होगा। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने यूनिवर्सिटी के बहुत ही होनहार ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जहाँ से PhD खत्म करने के बाद अपने देश के लिए कुछ करने के प्रयास में USA वापस आते हैं एंड क्वांटम फिजिक्स को लेकर अपने रिसर्च को फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर उनके साथ कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों का उठना बैठना होता है, जिनमें से कुछ लोग एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं उनके लाइफ में। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 के बीच लेस्ली ग्रोव नाम के एक ऑफिसर आते हैं उनके पास एंड ओपेनहाइमर को अप्रोच करते हैं एक सीक्रेट मिशन को लीड करने के लिए, जहाँ उनको अपने देश के लिए एटॉम बॉम्ब बनाना पड़ेगा। अब ओपेनहाइमर तो राजी हो जाते हैं, देश के लिए कुछ करने का मौका जो मिल रहा है, तो दुनिया भर से बड़े बड़े साइंटिस्ट को इकट्ठा करके एक टीम बनाते हैं, जहां वो खुद मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करते हैं। फिर बहुत मुश्किलों के बाद आखिर तक उनका ये टेस्ट सफल होता है, लेकिन कहानी इसके बाद ओपेनहाइमर की तरफ से एक बड़ा मोड़ लेती है, जहां उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने ये क्या बवाल बना दिया। पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म करने का पावर एक जरिया दे दिया उन्होंने। इसी गिल्ट के चलते अपने सोच को सबके सामने रखते हैं, जिसके लिए उनके साथ समाज के उन बड़े बड़े अफसरों का एक मतविरोध चालू हो जाता है। अब इसी चीज का फायदा उठाने के लिए एंड उनको अपने पद से गिराने के लिए लुईस स्ट्रोस आगे आते हैं एंड उनके ऊपर मुकदमा होता है, जहां आखिर तक ये साबित होता है कि भाई जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए वफादार थे एंड डेडिकेटेड थे, लेकिन उनके कम्युनिज्म की तरफ थोड़ा झुकाव के चलते उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस रोक दिया जाता है एंड किसी भी सरकारी मामलों में उनका योगदान पूरी तरीके से रद्द किया जाता है। अब लुईस स्ट्रोस के इस पर्सनल रिवेंज के लिए उनको भी सजा मिलता है, जिसका रिजल्ट के तौर पे उनका पद भी उनसे छीन जाता है। अब प्लॉट सुनने के बाद तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि ये मूवी खाली ओपेनहाइमर के बॉम्ब बनाने तक सीमित नहीं है। इस मिशन का टोटल जर्नी, ये सब शुरू कहां से हुआ, इसका रिजल्ट, मूवी में ओपेनहाइमर की लाइफ लेसन, इन सभी चीजों को दर्शाता है। हर एक चीज को इतनी बारीकी से दिखाया गया कि तुम इसको महसूस कर पाओगे, सबके इमोशन को फील कर पाओगे। जो पॉलिटिकल इशू क्रिएट हुआ था, जिसके लिए उनको सफर करना पड़ा, उनके थॉट्स, उनके एंजाइटी, ये सभी चीजों को एक ग्रैंड स्केल में देखना अलग ही एक्सपीरियंस था, वो भी 70mm IMAX के साथ। मूवी में इतने डायलॉग से कि भाई पूछो मत। जब कैरेक्टर्स के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है, उनके बीच बातचीत हो रहा है, उस टाइम पे जो बैकग्राउंड स्कोर यूज किया है यहाँ पर, माहौल बन जाता है भाई। बीच बीच में कन्वर्सेशन के साथ कुछ इफेक्ट्स भी डाला है ओपेनहाइमर के फीलिंग्स को समझाने के लिए, उनके थॉट्स को कन्वे करने के लिए। ये काफी बढ़िया लगा। लेकिन यही डायलॉग्स क्लाइमैक्स के टाइम पे एक इंटेंस मोमेंट क्रिएट कर देता है, जो काफी एंगेजिंग था। मुकदमा के दौरान जो चीजें सामने आई एक के बाद एक, हर एक कास्ट का काम वहाँ पे इतना अच्छा था कि मानो तुम एक रियल लाइफ डिबेट को देख रहे हो, मुंह घुमाने तक का मन नहीं करेगा। मूवी के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन के रोल में तुम टॉम कॉन्टी को देख सकते हो एंड इस बंदे को देखकर वो बिग साइंटिस्ट, वो बिग फाउंडर वाला फील आया। अब मूवी की मेन हार्ट बीट को लेकर बात करते हैं, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन। नोलन ने यहाँ पर रियल बॉम्ब का यूज किया था, जो कैमरे में इतनी खूबसूरती के साथ कैप्चर किया गया कि भाई साहब मजा आ गया, मजा। क्लॉक के टिक टिक वाले काउंटडाउन से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट होने तक पूरे सीन में एक तनाव वाला माहौल क्रिएट होता है। सभी कास्ट की बड़ी बड़ी आंखें, हाथों का अनस्टेबल होना, लोगों का प्रिपरेशन, उनका प्रोस्पेक्टिव, सब कुछ इतने परफेक्टली दिखाया गया, ये सीन तुम मिस नहीं कर सकते। एंड सडन ब्लास्ट, उस टाइम पे बैकग्राउंड में म्यूजिक एकदम साइलेंट हो जाता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। उस टाइम पे तुम सबके इमोशन को फील कर पाओगे, उनके अपने काम को लेकर डेडिकेशन, कंफ्यूजन, फिर उसमें उनका सक्सेस। इन सभी चैप्टर को खाली उस पर्टिकुलर 5 सेकंड के लिए तुम सबके चेहरे पे देख पाओगे। फिर जो शॉकवेव दिखाया, भाई साहब लिटरली हम सब ने फील किया ये चीज। यहीं पर तुमने दिल जीत लिया। इसी चीज के लिए क्रिस्टोफर नोलन एक लेजेंड डायरेक्टर के तौर पे जाने जाते हैं। मूवी की कहानी एक टाइम पे पास्ट, एक टाइम पे प्रेजेंट, दोनों को साथ लेकर चलती है। एक सिंपल वे में दिखाने की जगह बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ जोड़ा गया है, जो कि इस डायरेक्टर की खासियत है, जिसको समझने के लिए तुमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब इसको आसानी से समझने के लिए डायरेक्टर ने 2 तरीके का कलर टोन का यूज किया है। ब्लैक एंड व्हाइट वाले सीन जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी लुईस स्ट्रोस के पर्सपेक्टिव को दर्शाता है, वहीं पर कलर वाले सीन्स जो किलियन मर्फी यानी कि ओपेनहाइमर के पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करता है। एक बार अगर ये चीज समझ गए तो थोड़ा मूवी तुमको क्लियर लगेगा, बट कुछ भी करना, मुंडी मत घुमाना, नहीं तो टाटा।
गुड बाय, गया। अब मूवी की नेगेटिव साइड को लेकर बात करते हैं। मूवी में डायलॉग्स बहुत ज्यादा होने की वजह से एक टाइम पे जब आपका दिमाग इनको प्रोसेस करना बंद कर देगी, उस टाइम पे हो सकता है तुम मूवी से थोड़ा डिटैच फील करो, लेकिन यही डायलॉग्स मूवी को बांधे रखता है। अब इस बोरियत को हटाने के लिए कुछ डीप म्यूजिक एंड एडिटिंग का यूज किया है एडिटर ने। ये सभी चीजें आपके दिमाग में एक अलग ही इफेक्ट डालेगा, जिस वजह से तुम उस सीन को समझने की जगह उसको महसूस करने लगोगे। एक साइड से इंटरेस्टिंग और एक साइड से कमजोर, दोनों। बट जो भी हो, इन सभी चीजों को मूवी के साथ लेकर चलना पड़ेगा। सब तरीके से ये मूवी हॉल में एक्सपीरियंस करने लायक है। ऐसे बियॉन्ड द बाउंड्रीज वाला अल्टीमेट एक्सपीरियंस बहुत कम ही मिलता है। इसको जाया मत कीजिए, जाइए थिएटर, समझे ना, चाहिए। एंड आपके क्या थॉट्स है ये मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 5 लाइक का, बस 5 लाइक। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय।